हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान का लास्ट टॉपिक। चूँकि हमने कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने बता दिया था आपको कि पर्सनालिटी इज़ अ लास्ट टॉपिक, बट एक टॉपिक छूट गया था जो कि BHU एमएड एंट्रेंस में और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, टीचिंग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में सीटेट, PRT और UPTET, इसके साथ ही साथ बहुत जो भी आपके TGT, PGT, PRT, जो भी आपके टीचिंग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं, हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को भी ख़त्म करा दें इसी लगे, और इसके बाद हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मकता ओके, सृजनात्मकता को इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ओके। सृजनात्मकता का मतलब होता है कि आप लोग बहुत सुने होंगे, सृजनात्मकता शब्द भी बहुत बार सुने होंगे और सृजनात्मकता शब्द से परिचित भी होंगे आप। सृजनशील बालक के रूप में आपने पढ़ा होगा, अगर बीएड किया है, BTC किया है, DLED किया है या आपने एमएड किया है, आप कोई भी अगर टीचिंग कोर्स किया है, MA एजुकेशन किया है, BA एजुकेशन किया है, तो भी आपने कहीं ना कहीं सृजनात्मकता शब्द जरूर सुना होगा। MA साइकोलॉजी, BA साइकोलॉजी भी किया है तब भी आपने सुना होगा सृजनात्मकता। ये सृजनात्मकता किस चिड़िया का नाम है? सबसे पहले आपको सृजनात्मकता है क्या उसके बारे में समझना चाहिए कि सृजनात्मकता का सबसे पहला जो मानक होता है वो 120 से लेकर के 140 के आसपास उसकी IQ होती है। या हम ये कहें, कहीं कहीं किसी किसी किताब में दिया हुआ है 110 से लेकर के 110 से एबव और 120 से बिलो जो भी IQ लेवल वाले लोग होते हैं उनको सृजनशील माना जाता है अकॉर्डिंग टू IQ टेबल। लेकिन वास्तव में उसको क्या कहते हैं, अगर हम व्यवहारिक रूप से अगर पूछें कि सृजनात्मकता हम किसे कहते हैं, तो सृजनात्मकता का मतलब होता है कि जो बनी बनाई परंपराओं, मूल्यों और मानकों को पालन ना करके अपने द्वारा बनाए गए मान्यताएं, मूल्य और नियम का को पालित करता है, उसका पालन करता है, उसको हम सृजनशील कहते हैं। उसी को हम सृजनात्मकता कहते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके कुछ नया करने का, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ करके कुछ नया करने की जिनमें इच्छा होती है, जो कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, उनको हम सृजनशील कहते हैं। उसी को हम सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक है। सृजनात्मकता के ऊपर सबसे पहले अध्ययन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम टॉरेंस था। उनका नाम टॉरेंस था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम लोग वही उन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी तो सृजनात्मकता बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। तो सृजनात्मकता की बात सबसे पहले करने वाले कौन मनोवैज्ञानिक हैं? वो हैं आपके टॉरेंस महोदय। और इसके बाद सृजनात्मकता की प्रोसेस क्या होती है, सृजनात्मकता की प्रोसेस पूछता है, उसका सीक्वेंस पूछता है, उसको जो है सीक्वेंसिंग करने के लिए पूछ देता है, मिसिंग पूछ लेता है। तो देख लेते हैं हम लोग कि क्या सृजनात्मकता की प्रोसेस क्या है। सृजनात्मकता के प्रोसेस, प्रक्रिया की प्रक्रिया, सृजनात्मकता की प्रक्रिया क्या क्या है? पहला है आपका प्रिपरेशन। पहली जो है प्रिपरेशन, तैयारी। एक साथ लिख लेते हैं, इसके बाद समझते हैं हम लोग। दूसरा है आपका इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन, उद्भव। तीसरा है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति। प्रदीप्ति।
ठीक है। इसके बाद लास्ट होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन को कहते हैं हम सत्यापन, ठीक है। ये इसकी प्रोसेस होती है, सृजनात्मकता की प्रोसेस होती है, सृजनात्मकता की प्रक्रिया होती है। इन 4 प्रक्रियाओं से होकर के ही सृजनात्मकता पूरी कंप्लीट होती है। हम जो भी व्यक्ति इस तरीके से इन 4 प्रोसेसेस से होकर के कोई व्यवहार करता है उसको हम सृजनशील कहते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए पूछ दिया कि पहला स्टेज क्या है, सृजनात्मकता की पहली अवस्था क्या है, सृजनात्मकता की प्रोसेस के पहली अवस्था क्या है, तो प्रिपरेशन हो जाएगी, तैयारी हो जाएगा। या फिर वो ये पूछ देता है कि इसकी सीक्वेंसिंग करिए, इसको क्रम में व्यवस्थित करिए। या फिर ये पूछ देगा कि इसमें से 3 दिया हुआ है और पूछेगा एक कौन सा मिसिंग है, एक कौन सा मिसिंग है, तो उसको आपको ढूंढना पड़ता है। तो ये चारों आपको रटा हुआ होना चाहिए, आपको समझ में आया हुआ होना चाहिए। इस पर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे पूरा सीटेट में जैसे क्वेश्चन आता है कि एक बालक ऐसे 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 है, तो उसमें किस प्रकार का वो क्या सोचता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाने से पहले एक एग्जाम्पल सुनाता हूँ। आर्किमिडीज का आप लोगों ने नाम सुना होगा। आर्किमिडीज ने जब अपना पहला सिद्धांत दिया था, जब उन्होंने नियम दिया था, आर्किमिडीज का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि किसी भी वस्तु का भार पानी के भार के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार वहां पर अवस्थित पानी के भार के बराबर होता है। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने इस नियम को खोजा कैसे? उन्होंने बहुत प्रयास किए, आर्किमिडीज ने बहुत उन्होंने प्रयास किया। और प्रयास करते 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 जब वो एक बार थक गए, मतलब जब वो थक गए, एक बार क्या हुआ कि वो लगातार तो प्रयास कर ही रहे थे। एक बार क्या हुआ, वो बाथरूम में नहाने गए। उसमें बाथरूम के जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपना प्रयोग कहीं पर भी शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि अपने बाथटब के आसपास एक मशीन लगा रखा था, इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगा रखा था, जिसमें वजन वगैरह किया जा सकता है। फिर क्या हुआ कि वो जैसे ही बाथरूम में गए और बाथटब में पानी भरा हुआ था और वो छपाक से उसमें कूद गए। और जैसे ही वो कूदे, देखे कि पानी जो है छलक करके बाहर आया। और उन्होंने यह देखा कि जितना उनके शरीर का भार है लगभग उतना ही पानी कहाँ पे आ गया, ज़मीन पर आ गिरा। तो उसको वो देख करके चकित रह गए। फिर बोले, अरे ये क्या, ये जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था वो तो यही है, यही चीज़ तो मैं ढूंढना चाहता था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि वो जिस अवस्था में थे, यानी न्यूड होकर के नहा रहे थे, वो उसी अवस्था में बाहर निकले और बाहर निकल करके चिल्ला चिल्ला करके लोगों को बताने लगे कि अरे मैंने तो ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, मैं जो इस बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था जिस चीज़ के लिए, आज मैंने उसको ढूंढ लिया। तो दोस्तों इसमें इस कहानी का या जो ये कथानक है उसको बताने का ये मतलब है, यहाँ पे ये आपका सृजनात्मकता का एग्जाम्पल है। जो भी सृजनशील होगा वो ये सारी प्रोसेसेस करेगा जो आर्किमिडीज ने किया। कैसे? सबसे पहले प्रिपरेशन वाली अवस्था को उन्होंने फॉलो किया कि वो प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को, लगातार कोशिश कर रहे थे, कभी भी हार माने नहीं, निरंतर प्रयासरत थे। तब जाकर के उन्होंने अपनी तैयारी को, अपना जो नियम दिया उसको पूरा कर पाया, उन्होंने नियम दे पाया, ठीक है। तो प्रिपरेशन वो लगातार कर रहे थे, कई बार असफलताएं मिली, बहुत संघर्ष करना पड़ा उन्हें, फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं, लगातार प्रिपरेशन करते रहे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब वो बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम में जाने के बाद जब वो बाथटब में कूदते हैं, उसी समय जो पानी छलक करके बाहर आता है, उन्होंने देखा कि जितना उनके शरीर का वजन है लगभग उतना ही पानी कहाँ पे गिर गया, बाथटब के बाहर गिर गया। तो जब बाथटब के बाहर जो पानी गिरा उसको देखा तो बोले कि अरे ये तो मेरे वजन के बराबर ही है, लगभग मेरे वजन के बराबर। तो वहाँ पे क्या हुआ, उनके माइंड में क्लिक किया, एक छोटा सा पिंच किया कि अरे मैं तो जो ढूंढना चाहता था वो शायद यही है। कंफर्म नहीं थे, लेकिन वो माइंड में उनके तुरंत आ गया। तो वो जो क्लिक करने वाली अवस्था है वो अवस्था हो गई आपकी इंक्यूबेशन की, उद्भवन की, कि नहीं मैंने ढूंढ लिया है तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो हमको मिल गया है, वो उद्भवन की। इसके बाद जब उन्होंने नहीं कहा कि यार ये तो सच में हो गया, पहले होता है ना कि आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं होता है, तो जब आंखों के ऊपर विश्वास नहीं होता है, जैसे ही आपके माइंड में पिंच करे वो
कोई चीज़ अगर क्लिक करती है तो जब वो क्लिक करने वाली अवस्था होती है वो उद्भवन की होती है। इसके बाद जब वो एकदम क्लियर आपको समझ में आया, हाँ यार मैंने तो जो सोचा था, मैं जो कर रहा था, मैं जो ढूंढ रहा था वही है, वो एग्जैक्ट वही है, एग्जैक्ट वही है, तो क्या हुआ, तो वो अवस्था हो गई आपकी इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति की। ठीक है। इसके बाद लास्ट होता है वेरिफिकेशन का। उस अवस्था में आते आते क्या होता है कि वो बाहर निकल गए, बाहर निकल करके चिल्ला चिल्ला करके लोगों ने इसको बताने लगे कि अरे मैंने तो ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया। लोगों ने पूछा क्या ढूंढ लिया, तो उन्होंने कहा कि मैं जो नियम ढूंढना चाहता था वो ढूंढ लिया। तो फिर उनको लगा कि कहीं ये गलत ना हो जाए, तो फिर आए, उसको वेरिफिकेशन किया, उसका फिर से परीक्षण किया। फिर परीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो ढूंढना चाहता था वो मुझे मिल गया, तो उन्होंने वेरीफाई कर दिया। तो जो भी आपकी सृजनात्मकता की जो प्रोसेस होती है या सृजनशील जो होगा वो इन 4 प्रोसेसेस से होकर के गुजरेगा। आपको ये चारों प्रोसेसेस याद रखनी है बहुत अच्छी तरीके से, ये चारों शब्द आपको याद रखने हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी। कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के तत्व। सृजनात्मकता के तत्व। ठीक है। सृजनात्मकता के तत्व में भी 4 चीजें आती हैं। जो कंपोनेंट होते हैं, कैसे वो सोचता है, यही एग्जांपल आपको इसके अंतर्गत भी समझना है। क्या क्या? पहला जो कंपोनेंट होता है वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम लोचनीयता कहते हैं। ठीक है। दूसरी होती है फ्लुएंसी, मतलब तीव्रता या निरंतरता, कंटिन्यूटी। तीसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, और आपका ओरिजिनलिटी यानी वास्तविकता। चौथा होता है आपका इलेबोरेशन, विस्तारीकरण। ठीक है। ये 4 चीजें होती हैं, 4 तत्व। इसमें जब भी सृजनशीलता की बात करेंगे, जब भी हम सृजनशील बालक की बात करेंगे, जब भी हम सृजनात्मकता की बात करेंगे, तो उसमें ये 4 चीजें 100% पाई ही जाएंगी। वो फ्लैक्सिबल होगा, जो सृजनशील होगा वो फ्लैक्सिबल होगा, जो सृजनशील होगा उसमें फ्लुएंसी पाई जाएगी, जो सृजनशील होगा वो अपना जो भी विचार प्रदान करेगा वो ओरिजिनल होगा। इसके बाद जो भी वो प्राप्त करेगा वो इलेबोरेट करेगा, विस्तृत करेगा, फैलाएगा, एक्सप्लोर करेगा। जैसे उन्होंने आर्किमिडीज ने क्या किया, सबसे पहले वो तो फ्लेक्सिबिलिटी थी। ऐसा तो था नहीं कि उन्होंने केवल बाथटब में ही प्रयोग किया, वो लगातार बहुत जगह पर, कभी नदी पर, कभी जाकर के नाले पर, कभी जो है समुद्र में, कभी जो है पोखरे में, बहुत जगह जहाँ जहाँ पानी उनको मिला वहाँ वहाँ वो प्रयोग लगातार करते रहे। जब वो लगातार प्रयोग करते रहे तो उसमें क्या रहा, वो हमेशा फ्लैक्सिबल रहे कि कहीं एक जगह वो स्थिर नहीं हुए। वो हमेशा जगह को बदल बदल करके टेस्ट करते रहे कि कहीं मेरा ये जो सिद्धांत है कहीं यहाँ न सेट हो जाए, वहाँ न सेट हो जाए, वहाँ न सेट हो जाए। ठीक है। इसके बाद उन्होंने जो अपना प्रयोग करना शुरू किया तो उसको बंद नहीं किया, उन्होंने फ्लुएंसी रखी, तीव्रता रखी, उसको कंटिन्यूटी रखी, उसमें कंटिन्यूटी रखी, तभी उनको सफलता मिली। तो जो भी क्रिएटिव होगा वो फ्लैक्सिबल होगा, फ्लुएंट होगा, इसके साथ ही साथ ओरिजिनलिटी। उन्होंने जो उन्होंने ढूंढा था, जो नियम उन्होंने ढूंढा वो उनका खुद का था, वो किसी और का नहीं था। उन्होंने किसी और से उधार नहीं लिया था, किसी और से उन्होंने मांगा नहीं था। वो उन्होंने खुद ढूंढा था कि आर्किमिडीज के किसी भी वस्तु का भार पानी के भार के बराबर होता है अगर पानी में हो जाता है। तो उन्होंने जो ढूंढा वो उनका खुद का ओरिजिनल होता है। तो जो भी सृजनशील होगा उसने अगर कोई कार्य किया तो वो उसका स्वयं का होगा, वो कोई कहीं से भी कुछ चुराने का प्रयास नहीं करता है। ठीक है। जबकि प्रतिभाशाली ऐसे नहीं करते हैं, वो चुरा लेते हैं। इसके बाद इलेबोरेशन क्या होता है, इलेबोरेशन में आपका जो भी उसने ढूंढा है उसको इलेबोरेट करेगा, उसको लोगों को बताएगा। जैसे आर्किमिडीज के बारे में तो हम लोगों को तभी पता चला ना जब उसने बताया। अगर उसने हमें नहीं बताया होता तो हमें कहाँ से पता चलता, हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो अगर हमें पता चल रहा है तो कहीं ना कहीं
क्या हुआ, उसने इलेबरेट किया है, एक्सप्लोर किया है। ठीक है, तो ये चारों कंपोनेंट 100% पाए जाते हैं आपकी क्रिएटिविटी में। ओके, चलिए लास्ट चीज इसमें देख लेते हैं हम लोग, जो पूछता है कि सृजनात्मकता या सृजनशील बालकों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो दो जो सृजनशील होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आपका BHUM एंट्रेंस में भी आया है, CTET में भी और UP-TET में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम एक भी चीज इसमें छोड़ नहीं रहे हैं जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है सृजनशील को पढ़ाने के लिए, सृजनशील बालकों को पढ़ाने के लिए पढ़ाने में प्रयुक्त विधियां, इसमें दो विधियां मुख्य रूप से प्रयोग हुई, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक तो ब्रेन स्टॉर्मिंग और दूसरा आपका साइनेप्टिक्स। सॉरी, साइनेप्टिक्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचार वेश प्रक्रियाएं, इसको हिंदी में कहते हैं विचार वेश प्रक्रियाएं। ओके, इसका प्रतिपादन कौन किया था, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का? ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का प्रतिपादन ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का प्रतिपादन किया था ऑसबर्न ने 1975 में। ऑसबर्न 1975 में। ठीक है, 1975 में ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का प्रयोग किया था या खोज किया था ऑसबर्न ने, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो साइनेप्टिक्स है, इसका प्रयोग 1961 में किसने किया था? ये किया था गोडार्ड ने। गोडार्ड। ठीक है, तो यानी आपको इसमें याद क्या क्या रखना है कि सृजनशीलता हम कहते किसको हैं, सृजनशीलता की बात सबसे पहले किसने करी है, सृजनशीलता के जो प्रोसेसेस हैं वो क्या हैं, और इसके बाद सृजनशीलता के कंपोनेंट क्या हैं, सृजनशील बालकों को पढ़ाने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का प्रतिपादक कौन है, ऑसबर्न है। किस सन में दिया 1975 में। इसके बाद जो दूसरा मेथड है साइनेप्टिक्स, यह जो है देने वाले गोडार्ड हैं और इन्होंने 1961 में दिया है। ठीक है, इज दैट क्लियर नाउ? आई होप वी ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों का ये जो है पोर्शन खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे, और बहुत ब्रॉड उसका एरिया नहीं हम लोगों को कवर करना है, बहुत छोटा है, तो 1-2 क्लास में वो कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। चले फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।